लास्ट क्लास में हम तुम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चल रहा था। लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस किए थे? Finding numbers of electron, protons, and neutrons. आयोनिक नंबर। So, finding the numbers of electrons, protons, and neutrons. ठीक है, किसमें किसमें हम लोग निकाले थे? न्यूट्रल एटम में ना फाइंड आउट कर रहे थे अभी तक। Yes, sir. यस सर। तो आज हम लोग करेंगे आयंस में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आयन समझते हो किसको बोलते हैं हम लोग? आयन सुने हो? यस और नो बोलते जाओ, तुम लोग रेस्पॉन्ड No, सर करो। सुने तो है। देखो, किसी भी स्पीसीज के ऊपर मॉलिक्यूल्स या एटम्स के ऊपर अगर चार्ज आ जाता है ना तो उसको आयंस बोलते हैं हम लोग। चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज आयंस। ठीक है, समझ आ रहा है? किसी के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो उसको हम लोग आयंस बोलते हैं। तो चार्ज कितने टाइप का हो सकता है पॉसिबल? दो ही टाइप के चार्ज पॉसिबल, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो या नेगेटिव। हाँ। तो इसमें होता है ना, दो टाइप के आयंस होते हैं, एक होता है केटायंस और एक होता है अनायंस। ठीक है, केटायंस किसको बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को हम लोग केटायंस बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज आर कॉल्ड केटायंस। ठीक है, और एनायंस किसको बोलेंगे हम लोग? किसको? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को एनायंस। ठीक है, तो दो ही चार्ज पॉसिबल है, एक होगा केटायन और दूसरा होगा अनायन। तो आयंस दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। एक पॉजिटिवली चार्ज जिसको केटायन बोला जाता है और नेगेटिवली चार्ज जिसको अनायन बोला जाता है। अब केटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा बताओ तो? इलेक्ट्रॉन के लॉस से या इलेक्ट्रॉन के गेन से? देखो, हमेशा जो है ना किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो फिक्स रहेगा। ठीक है, हमेशा लॉस या गेन किसका हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का ही लॉस या गेन होगा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर शेल्स में या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट होता है। तो किसी भी एटम से अगर उसके ऊपर चार्ज आएगा तो या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, उसकी वजह से चार्ज आ रहा होगा, या तो उसकी वजह से चार्ज आ रहा होगा। तो केटायन जब भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज जब भी आएगा किसी भी एटम के ऊपर, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से? बताओ तो। सर गेन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आएगा? लॉग ऑफ एफ एक्स का वैल्यू जानते रहे हो, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आप बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 0.4 है। इट मींस बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है ये तो बताओ। negative charge. नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। Negative. समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन के गेन से क्या होगा? नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है? स्टार्ट करो। कैटायन का फॉर्मेशन या एनायन का फॉर्मेशन? Cation का formation. So anion. ठीक है, तो एनायन जब भी फॉर्म होगा ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होगा। ठीक है, और कैटायन जब भी फॉर्म होगा तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बात अब समझ में आ गया तुम लोगों को? जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग, जैसे सोडियम है, तो सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो अगर ये न्यूट्रल है अभी, तो न्यूट्रल है तो इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी बताओ तो। ये वाले पार्ट को डिफाइन होना चाहिए।
है ना। पहला जो सर 11। 11 है, तो 11 है तो ये क्या करता है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ ये Na+ जो है ये बन गया कैटायन। तो कैटायन का फॉर्मेशन जो होता है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, बात समझ में आया? ये बन। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्लोरीन। क्लोरीन अगर मान लेते हैं 17 है इसका एटॉमिक नंबर, तो अगर ये न्यूट्रल है अभी, तो न्यूट्रल है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी? 17। 17। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये क्या बना लेगा, Cl-। एनायन। तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो देखो यहाँ अगर सिर्फ माइनस लगा हुआ है और कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसको क्या एज्यूम करोगे, 1। समझ रहे हो? जैसे यहाँ सिर्फ Na+ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वहां पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, +1। अगर सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना माइनस हुआ, वो -1। -1। ठीक है, तो ये है हमारा एनायन। ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, वहां पे कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। समझ आ गया बात? ओके, सो ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया। थर्ड से लेंगे, सिमिलरली इसी तरह से स्क्वायर करना है और 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 बन जाएगा। ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो फिर बता दूंगा। ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर बताऊंगा, बट प्रोसेस यही होता है। ठीक है, सो एनी अदर क्वेश्चन? नोट डाउन कर ले। पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है चलो। इसके अलावा? तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, बोलो, क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आगे बढ़ो। फाइंड आउट इसके बाद द स्टार्ट कर रहा हूँ ये फ्रेश टॉपिक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या आ जाएगा? एंड न्यूट्रॉन्स y is equal to sin x cos x इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, अभी तक हम लोग न्यूट्रल स्पीसीज में कैलकुलेट किए थे, अब आयनिक स्पीसीज में, आयंस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा। ये 6 टाइप। ठीक है, ऑलरेडी तुम लोग को एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखा चुका है ना लास्ट क्लास में। y is equal to tan x हो गया। हेलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है, उससे ले लेना तुम लोग। तो हम कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना है। पहला Mg2+, इसका जो दूसरा O पे पावर 2-, तीसरा Si4+, चौथा इसका बेसिक ग्राफ पता है, y equal to sin x, इस तरह से इसको ग्राफ इसके Al3+, नहीं, B2+, सारे का बता दिया 6 sin x कैसे होता है, N पे पावर 3-। चलो, इन सभी में तुमको फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? एकदम बेसिक से नहीं, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। चलो, तो जल्दी से क्वेश्चन लिख के फाइंड आउट करो इसमें। sin x का ग्राफ, y is equal to sin x, इसका ग्राफ है ना। सो इसका ग्राफ जो जाता है वो कुछ इस तरह से जाता है। इस तरह एक का एग्जांपल बता दूंगा, बाकी सब प्लॉट कर सकते हो अगर भूल गए तो। इस तरह से जाएगा, ये जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ये पाई होता है, 2 पाई होता है एंड सो ऑन। यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगा, ये जो 0 होता है -2 पाई। अब इसको प्लॉट करने के लिए ये तो पता है x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, एंगल हो गया है ना यहाँ पे, और ये sin x हो गया। तो 0 डिग्री पे वैल्यू बताओ sin x का, 0। 30 डिग्री पे 1/2, राइट। 45 डिग्री पे क्या होता है, 1/√2। देन 60 डिग्री √3/2,
90 डिग्री 1 देन 90 प्लस इसी के मल्टीपल में चलना है 90 प्लस क्या करेंगे 30 90 प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री राइट इस पे कितना वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री क्या होगा फर्स्ट और सेकंड में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं साइन ये सुनो साइन एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है इसका जो वैल्यू आएगा जस्ट स्टार्ट होगा यहाँ पे 60 पे यहाँ पे मिला था √3/2 सो 90 प्लस 30 पे भी क्या मिलेगा √3/2 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो साइन यहाँ पे लिखेंगे 90 प्लस 30 सेकेंड क्वार्टर में ये 90 के बाद चेंज देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा साइन से कॉस हो जाएगा है ना y इक्वल टू कॉस ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2 इट मींस इसका स्क्वायर रूट 3/2 होगा ये सुनो ये तो 1 होगा ना यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 देन फिर क्या करेंगे 120 प्लस यहाँ पे 30 में कितना 15 ऐड कर रहे हैं यानी तो 90 प्लस 45 135 डिग्री राइट इस पे कितना वैल्यू हो जाएगा 1/√2 देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा 90 प्लस 60 150 डिग्री यस और नो 1/2 देन 90 प्लस 90 180 पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री सॉरी 0 यस और नो ये आउटपुट समझ में आ रहा है ना जैसे निकाला होगा तो अब क्या करेंगे सपोज x इज इक्वल टू जो डिग्री है वो माइनस अगर ले लेते हैं 30 डिग्री तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन -30 इज इक्वल टू -1/2 x इज इक्वल टू -45 सिमिलरली साइन -45 है ना 1 -1/2 देन x इज इक्वल टू -60 अगर ले रहे हैं तो साइन -60 का वैल्यू जो आता है वो क्या होगा -√3/2 हो जाएगा देन 90 करेंगे तो -1 हो जाएंगे अब देखो रफ स्केच अगर इसका बनाना चाहते हो तो क्या क्या पॉइंट आया y का जो वैल्यू है y इक्वल टू sin x है ना sin x का जो वैल्यू है वो 0 1/2 तो ध्यान रखो ये 1/2 का लाइन बना प्लॉट कर लिया है राइट यहाँ पे ये 1/√2 ये हो गया √3/2 ध्यान दो ये y इक्वल टू √3/2 y इक्वल टू 1/√2 y इक्वल टू 1/2 एंड हेलो आ जाएगा y इक्वल टू हेलो 1 क्योंकि साइन मैक्सिमम वैल्यू बना रहे हो क्या? 1 के बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया अब यहाँ पे इस पे क्या फर्स्ट हेलो 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री Yes, sir. 120 डिग्री कर लिए 35 Sir, ये ये इतना तो करना है नहीं है बस आइडिया सही बता बात रहा हूँ गलत। इसी में इसी तरह से किया जाता है 150 180 सब सारे लोग कर लिए सभी लोग है ना 45 पे 1/2 हेलो था 60 रिप्लाई कर मीटिंग में सिर्फ 3 लोग हैं। हाँ तो सब लोग कर लिए हो जितने भी लोग हो Yes, sir. 1/2 था 180 पे 0 हो गया सारा करेंगे तो इस तरह क्या से बचा हुआ है अभी है ना जस्ट लेफ्ट साइड में जाएंगे तो देखो -30 चलो -30 है चेक करते हैं हम लोग ठीक है क्या दे रहा है पहला वाला अगर हम लोग देखें 1/2 माइनस तो पहला वाला Mg2+, 1/√2 अब Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है √3/2 यहाँ पे माइनस 12. माइनस 12 तो इस तरह से लिया Then तो इसमें बताओ हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बेसिक जो नेचर होता है वो डिनोट कर रहे हैं P से हेलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा इसमें इसका इस तरह से ध्यान में रखोगे कि y इक्वल टू अगर sin x का ग्राफ है बोलते जाओ तुम लोग जो जो सॉल्व किया बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा नंबर ऑफ क्या ये एग्जैक्टली सेम होंगे लेफ्ट साइड और Protons राइट साइड 12 रहेगा। राइट सो ये हो जाएगा 0 क्या y Sir, protons 12. अब यहाँ प्रोटॉन्स 12 पे एक और फिर सपोज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ याद रखना sin x Sir, 14. अगर sin अल्फा है तो ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स 14 10 पाई प्लस -1 टू द पावर n अभी तुम लोग को बताए थे ये याद रखना कि जब भी केटायन का फॉर्मेशन हो रहा है केटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज
तो केटायन हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है? साइन अल्फा आ गया तो यहाँ पे बताओ। Loss of electrons. तो ये Mg2+ जो है केटायन है या एनायन है? Cation. अल्फा ये जनरल तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या Anion. गेन? The loss. इजीली भी कर सकते हो किसी को इस तरह से Mg2+ एनायन है, कौन बोल रहा है? यहाँ पे π/6 पे 1/2 हो गया, यहाँ पे पाई माइनस π/6 पे 1, जैसे यहाँ पे 1/2 है। Mg2+ तो केटायन है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर। Yes, sir. तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? केटायन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना तुम लोग। केटायन हमेशा इलेक्ट्रॉन के लॉस से फॉर्म होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो उस पे 1 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 प्लस आएगा। समझ रहे हो यहाँ पे? तो Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा बताओ? Sir, 2. 2। तो अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बराबर हो जाता। अगर प्रोटॉन्स 12 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होता। बट अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 14. मास नंबर इसका कितना है? Sir, 24 होता है. तो 14 कैसे हो गया न्यूट्रॉन्स? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट किए हो? अरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है ये बताओ? Sir, 10 हो जाएगा. फॉर्मूला पहले बताओ। तो मास नंबर इसका कितना है? 24. 24 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है? 14. एटॉमिक नंबर 14 है। Sorry, sir, 12. अरे यार चलो ठीक है। तो 14 माइनस 24 माइनस 12 करोगे क्या आएगा? 12. 12। समझ आया बात? Yes, sir. चलो अब बाकी जो जो करेक्ट करना है तुम लोग पहले करेक्ट कर लो। 2 मिनट का टाइम है। जो जो गलती किए हो ऐसे ही सॉल्व करना है सारा। तो जो जो गलती किए हो वो सब करेक्ट कर लीजिए। चलो सेकंड वाला बताओ तो तुम लोग। ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स कितने हैं? 8. इसका एटॉमिक नंबर है 8 तो प्रोटॉन्स हो गया 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? Sir, 10. 10। सबका 10 आया है ये बताना। 10 आया है ना? ये O पे पावर 2 माइनस, ये केटायन है या एनायन है? Sir, anion है. एनायन है। तो 2 माइनस है मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। तो अगर ये न्यूट्रल होता तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 8 + 2 कितने होगा? 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है इसमें? 8. 16 माइनस 8 करोगे 8 आएगा। चलो तीसरा बताओ। सिलिकॉन Si4+ में प्रोटॉन्स कितने हैं? Sir, 14. प्रोटॉन्स 14। चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स 10. 10। न्यूट्रॉन्स Sir, 14. 14। सबका सही हो रहा है ना? बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो। सबका करेक्ट है? Yes, sir. चलो फोर्थ Al3+ का बताओ। प्रोटॉन कितने हैं? Sir, 13. 13। इलेक्ट्रॉन 10. न्यूट्रॉन Sir, 14. 14 क्योंकि मास नंबर उसका 27 है और माइनस 13। ठीक है चलो Be2+ का बताओ। प्रोटॉन 4. इलेक्ट्रॉन 2.
2 और न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन 2 नहीं, टू नहीं, सॉरी, 5। 9 होता है इसका मास नंबर ना, यस सर। एटॉमिक नंबर 4 है, तो एटॉमिक नंबर 5 या 4 क्या है? सर 4 है। 4 है, तो 9 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा? 5। समझ आ रहा है बात? चलो इसका बताओ, n पे पावर 3 माइनस, प्रोटॉन कितने हैं? 7। प्रोटॉन कितने हैं? सर 7। 7। इलेक्ट्रॉन 10। सर 10। 10 7। चलो ठीक है, 7 + 3 10। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? सर 7। 7 14 माइनस 7, यस 7 हो गया। चलो सबको क्लियर है ना? एक बार देख लो अच्छे से, किसी को भी डाउट हो रहा है कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स आयंस में कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, तो पूछ सकते हो जल्दी से। हेलो, ऑडिबल है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? ज्यादा टफ नहीं हो रहा है? पूछना है किसी को? हेलो, नो सर। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो। No, sir. नो सर। चलो, तो ये चीज हम लोग सीख गए कैसे आयंस के केस में हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और वैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तुमको एक रूल पता होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं बोर-बरी रूल, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग क्या है ना, तो इसमें जो होता है ना, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ना, वो सोलर सिस्टम के तरह होता है, मतलब अरेंजमेंट किसी भी एटम का। तो उसमें सन सेंटर पे रहता है सोलर सिस्टम में, और प्लैनेट्स जो होते हैं अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। उसी तरह एटम है जो है, ये एटम है, जैसे मान लो इसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। इस सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या रिवॉल्व करता है बताओ? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, पहला वाला ऑर्बिट, इसको हम लोग या पहला वाला ऑर्बिट या फिर शेल बोलते हैं उसको, शेल्स, ठीक है? तो जो पहला वाला शेल है वो है के शेल, दूसरा वाला जो शेल है ये एल शेल, तीसरा जो शेल होता है ये है एम शेल, ठीक है? तो ऐसे होता है, के शेल सेकंड वाले को एल बोलते हैं, तीसरे वाले को एम बोलते हैं और चौथे वाले को एन, ठीक है? ये ऐसे नोटेशन होता है। फर्स्ट शेल को क्या बोला जाता है? के शेल, समझ रहे हो बात? यस सर। दूसरे वाले शेल को एल। एल, थर्ड वाले को एम। एम, और फोर्थ वाले शेल को एन। एन। तो फर्स्ट वाले सेल में जो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं। तो अभी के लिए हम लोग सीखेंगे के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एल सेल में 8, एम में 8 और एन सेल में 18, ठीक है? 2 8 8 18, ये वाला रूल है। हम समझ रहे हो बात? फर्स्ट वाले सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2। फिर सेकंड वाले में 8। 8, थर्ड वाले में 8 और फोर्थ वाले में 18। 18। तो ये हम लोग इसी को बोलते हैं ये 2 8 8 18 रूल या फिर बोर-बरी रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, समझ में आया? ठीक है? तो एक एक करके हमको 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। समझ में आया या नहीं? चलो अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं हाइड्रोजन का, ये सब लोग होती है। ठीक है? ये यहाँ सिंबल लिखेंगे हम
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और यहाँ पे लिख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हेडिंग डाल लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब ये बताओ हाइड्रोजन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास? सर 1। 1। तो इसका तो एक ही शेल होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? यस यही सर। तो। उसके बाद हीलियम है। हीलियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है? 2 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होगा, तो पहले वाले शेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसका। ठीक है, तो 2 हो गया। तीसरा है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? सर सेकंड शेल में भी हो जाएगा। हाँ, तो पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए इसके पास? 1। 1। तो वो किस में चला जाएगा? सेकंड सेल में। तो हम लोग लिख देते हैं 2,1। समझ रहे हो? जो सेकंड सेल है उसको कॉमा से सेपरेट करोगे, 2,1। ठीक है, नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सर 2 + 2, सॉरी 2,2। 2,2। ठीक है, इसी तरह सेपरेट कर लेना तुम। फर्स्ट वाला सेल है के सेल, सेकंड वाला कौन सा सेल है? एम शेल, थर्ड वाला सॉरी सेकंड वाला एल, थर्ड वाला एम और फोर्थ वाला एन शेल। ठीक है, नेक्स्ट है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? 2,3। 2,3। इसी तरह लिखते जाओ तुम लोग। कार्बन का क्या होगा? कार्बन का बोलते जाओ। सर 2,4। 2,4। फिर कार्बन के बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2, 5। 5। ऑक्सीजन का 2, 2,6। फिर फ्लोरीन का, 2,7। फिर नियॉन का, 2,8। सोडियम का 2,8 8,1। 281। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि जो सेकंड वाला सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8। 8। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है तो वो किस में जाएगा? फिर थर्ड वाले सेल में चला जाएगा। समझ रहे हो? तो फर्स्ट वाले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। उससे ज्यादा अगर प्रेजेंट होगा तो वो फिर तीसरे में जाएगा। चलो नेक्स्ट है मैग्नीशियम। बताओ जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,2। 2,8,2। फिर एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? 2,8,3। 283 हो गया। फिर सिलिकॉन 2,8,4। 284। फिर फास्फोरस 285। ठीक है, यस सल्फर 2,8,6। 286। क्लोरीन 2,8,7। 287। फिर आर्गन 2,8,8। 288। फिर पोटाशियम 2,8,8,1। हाँ 2,881, क्योंकि यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरे वाले में भी मैक्सिमम 8 जा सकता है, तो एक बच गया ना, तो वो फोर्थ वाले शेल में चला। कैल्शियम 2,882। ठीक है, समझ गए बात? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ही आसान है। यस सर। तो सबको आगे समझ में कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस और नो? Yes, sir. चलो अब देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग कैसे वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैलेंसी क्या होता है?
तो अब देखो वैलेंसी एक्चुअली क्या है ना, किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी को डिनोट करता है। वैलेंसी इज डिफाइंड y equal to as 9x। the So यहाँ पे जो डोमेन होगा combining capacity वो x belongs to r हो जाएगा, है ना? of इसका रेंज क्या होगा? any atom। -1 to ठीक है, 1। y is equal to combining capacity of an, ऐसे लिख लो, अभी रेंज मींस क्या of होगा? atoms इनपुट के of an corresponding element। आउटपुट दे रहा है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम्स का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो एक्चुअली देखो किसी भी एटम को कंबाइन करने का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि कोई भी एटम जो है ना वो स्टेबल बनना चाहता है। कोई भी एटम जो है वो स्टेबल बनना चाहता है। जब भी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसलिए वो कंबाइन करता है। बात समझ रहे हो? कॉम्बिनेशन का मेन रीजन है वो कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ता है, ड्यू टू किस लिए करता है बताओ? Stability. स्टेबिलिटी। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो कंबाइन करेगा। तो इसमें क्या है ना, एक्चुअली एक ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल हम लोग यूज करते हैं, नोबल गैस को देख के आया है। तो ये देखा गया है, हम लोग बोलते हैं ये इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, अपने डोमेन के लिए जो ऑर्डर टू प्रोड्यूस गेन करता है स्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा? तो ये देखा गया ना, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था शुरुआत में भी कि जो नोबल गैसेस के एटम्स होते हैं, नोबल गैसेस मतलब क्या हुआ, इनर्ट गैस, जिनको कि रिएक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में कौन कौन सा था, रियल वैल्यू क्या क्या है नोबल गैसेस बताओ तो? प्रोड्यूस इनर्ट Sir, गैस, बाय हाँ। तो इसमें आ गया हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ये सब देख रहा हो ना, आर्गन हो गया। फिर इसके नीचे और होता है, जेनॉन होता है, इसी को बोला जाता है डिपेंडेंट क्रिप्टन होता है। सॉरी, आर्गन के बाद क्रिप्टन होगा। तो ये कुछ इस तरह से होता है। फिर जेनॉन होता है। जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा सपोज बस अभी ठीक है, तो ये सारे नोबल गैसेस हैं। तो अभी 20 तक हमारा 3 आ रहा है मात्र, हीलियम, नियोन और आर्गन। समझ रहे हो? और ये ग्राफ तो इन सभी को नोबल गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैस, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होता है, केमिकली अनरिएक्टिव। तो केमिकली अनरिएक्टिव है, तो ये देखा गया कि इन सभी के एटम्स में एक चीज कॉमन मिला, ये सभी के एटम्स जो है ना वो किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद में स्टेबल होता है। क्या होता है? खुद में स्टेबल है, इनको किसी से रिएक्ट करने का जरूरत ही नहीं है। तो जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया कि देखो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका जो शेल है, इसके शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 हो सकता है। और इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन? 2. 2 है। तो इसका जो सबसे आउटर मोस्ट सेल मतलब जो पहला वाला शेल है ना, आउटर मोस्ट सेल हम लोग किसको बोलते हैं? जो सबसे बाहरी शेल होता है, सबसे लास्ट वाला सेल, आउटर मोस्ट। तो यहाँ तो हीलियम में एक ही शेल है ना, Yes, sir. तो वही वही सबसे आउटर मोस्ट भी बन जाएगा, है ना। Yes, sir. तो इसमें ये देखा गया कि ये हीलियम में जो है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पहले वाले सेल में, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो मतलब वो पूरा पूरा भरा हुआ है शेल। उसी तरह हम लोग हीलियम के बाद नेक्स्ट नियॉन में जब देखा गया, तो नियॉन में देखा गया कि पहले वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेकंड वाला जो सेल है इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन से यहाँ भी फुल है, क्योंकि जो सेकंड वाला शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8. 8। तो यहाँ भी पहला वाला भी शेल फुल है, दूसरा वाला भी शेल फुल है। तो इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है इसका, देख रहे हो, सेकंड लास्ट सेल, सॉरी आउटर मोस्ट मतलब पूरा लास्ट वाला सेल जो है, दिख रहा है लास्ट वाला सेल? हेलो, जो Yes, sir. तो लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं यहाँ पे? 8. 8। तो हम लोग इसको बोलते हैं ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग आर्गन में देख रहे हैं। आर्गन का भी देखो 288, तो थर्ड वाला भी शेल जो है, जो इसका आउटर मोस्ट सेल है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8. 8। तो यहाँ पे इसका फुल है ना पूरा। Yes, sir. तो इनको हम लोग बोलते हैं ना कि जो नोबल गैसेस के एटम्स होते हैं, नियॉन, आर्गन, इन सब का कंप्लीट ऑक्टेट होता है। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ कि जितने भी शेल्स होते हैं ना, उन सभी शेल्स में जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो पूरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फुल है ना। हीलियम में ऑक्टेट नहीं होता है, क्योंकि हीलियम में क्या होता है ना, कंप्लीट ड्यूप्लेट बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन तो वहां हो ही सकते हैं हीलियम में। बोलो। Yes, sir. तो वहां पे हम लोग ऑक्टेट की बात नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ड्यूप्लेट की बात करते हैं। लेकिन बाकी अदर हो गया, जैसे नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इन दोनों में हम लोग क्या देखे, कंप्लीट ऑक्टेट देखे आउटर मोस्ट सेल में। था या नहीं, बताओ। Yes, sir. तो यही रीजन होता है कि जो नोबल गैसेस में देखा गया कि इन सभी नोबल गैसेस का जो आउटर मोस्ट सेल है ना, तो आउटर मोस्ट सेल में क्या देखा गया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होने चाहिए उस सेल में, उतना मैक्सिमम भरा हुआ है उसमें। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है वो, उसमें कुछ भी वेकेंट नहीं है। तो इसलिए वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, इसलिए वो किसी से रिएक्ट करने का जरूरत नहीं है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन किए कि दूसरे एटम को अगर स्टेबल बनना है, तो उसको भी कॉन्फ़िगरेशन अपना किसकी तरह करना होगा, नोबल गैस की तरह करना होगा। समझ रहे हो। और नोबल गैस की तरह करने के लिए वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और कौन से नोबल गैस की तरह बनेगा, जो उसके सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एन एटम tries to gain stability by achieving the electronic configuration of its nearest noble gas। बात समझ रहे हो, नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस। और ये नियरेस्ट नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करेगा, बताओ। आइदर बाय Losing electron or gaining electron. हाँ, आइदर बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली स्टेबिलिटी का फंडा। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम लोग वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको पहले लिख लियो तुम लोग यहाँ तक। No, sir. लिखो, जल्दी लिखो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे वैलेंसी आ रहा है। sin x y cos x होता है, cos x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका जो रेंज आएगा, अभी देख लो, तो ग्राफ से पता चल जाएगा, रेंज होगा माइनस इंफिनिटी से, रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। y इज इक्वल टू tan x क्या होना चाहिए, अरे पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, मींस आउटपुट देगा ही नहीं, है ना। ये पाई बाई 2 लिख लोगे तो बोलना। 3 पाई बाई 2 हो गया, राइट। इसका सर लिख लिया। पाई बाई 2 हो गया, सब लोग। यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 हो गया। सो इसमें अगर देखोगे कि क्या रख रहे हैं, tan पाई बाई 2 माइनस क्या रख रहे हैं, बताओ। Yes. h मींस चलो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वैलेंसी फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा है। तो जैसे हाइड्रोजन है, सारे वैल्यू के लिए अगर अब वैलेंसी यहाँ पे उसी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि उसको कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा या कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा, उसी से वैलेंसी आता है यहाँ पे। क्या होता है, हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सा है, cos h by जो नियरेस्ट नोबल गैस है हाइड्रोजन के, वो कौन सा है बताओ। हीलियम। तो हीलियम की तरह बनने के लिए इसको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या लूज करना होगा।
नहीं जाता Gain. है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा? 1. 1. 1। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? अब जा रहा 1। है? समझ रहे हो बात? सर तो +1 क्यों नहीं लिखेंगे? विजुअल है कि नहीं? वैलेंसी में हम लोग प्लस माइनस नहीं शो करते हैं। प्लस माइनस जब कैटायन एनायन होगा ना, तो वहां पे हम लोग प्लस माइनस शो करेंगे, ठीक है? जब फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स बताएंगे ना, वैलेंसी में हम लोग प्लस माइनस शो नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है? जरूर क्या है? चलो नेक्स्ट हीलियम है। हीलियम का वैलेंसी क्या होगा ये बताओ। हेलो, Yes sir. हीलियम का क्या होगा वैलेंसी? 0. क्यों 0? सर क्योंकि इसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो फिल है पूरा। आउटर मोस्ट सेल पूरा फुल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसको किसी से कंबाइन करने का जरूरत है क्या? हीलियम क्या है? नोबल गैस है ना, नोबल गैस एलिमेंट है हीलियम। Yes, sir. तो इसको किसी से कंबाइन करने की जरूरत है क्या? No, sir. ये तो खुद ऑलरेडी अपने आप में स्टेबल है, तो इसका स्टेबिलिटी ऑलरेडी है, पहले से ही स्टेबल है ये, तो इसलिए इसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 0। लिथियम, तो लिथियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है ये बताओ। ये सब क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इसे लिखते थे। हीलियम। R अब minus हीलियम की तरह बनने के लिए, odd multiple of pi by 2 हीलियम की तरह बनने के लिए इसको क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या लूज करना होगा? Lose. Lose. कितना कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा? 1. 1। 1. तो इसका वैलेंसी हो गया 1। 1 pi by 2 है। उसके बाद बेरिलियम का बताओ। 7 into pi by 2 है। Sir, 2. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा यहाँ पे, लॉस। 1 3 5 7 बोरोन, ऑड नंबर है ना? Sir, 3. ये सुनो, इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन? 5 7 9 इसी में ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं pi by 2 से, तो ये सब क्या है? ऑड नंबर। बोरोन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज या गेन? 2n plus 1 के फॉर्म में है ना, इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ Sir, lose करेगा. अब देखो कार्बन बताओ। 10x का ग्राफ देखो सर गेन भी कार्बन, कर सकता है, लूज भी कर सकता है। हाँ कार्बन गेन भी कर सकता है, कार्बन लूज भी कर सकता है, तो इसका वैलेंसी 4 होता है। तो एक्चुअली कार्बन जो है ना, मोस्टली आगे पढ़ोगे जब कार्बन के बारे में बताएंगे, तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रेफरेंस करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने का। वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो पढ़ोगे क्लास 10th में तुम लोग को बताया जाएगा, ठीक है? तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही लूज करता है, वो शेयर कर लेता है आपस में। चलो नाइट्रोजन में बताना तो। नाइट्रोजन का अब नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा हो गया नाइट्रोजन का, ये बताओ। Neon. नियॉन हो गया नियरेस्ट। अब हीलियम नहीं रहा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब नियॉन की तरह अगर नाइट्रोजन को बनना है तो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना होगा, क्या करना होगा? Gain. कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा? 3. 3। तो इसका वैलेंसी हो गया 3। ऑक्सीजन में बताओ। ये जो बेसिकली है इंफिनिटी जा रहा 2 gain करना होगा. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। है। फ्लोरीन को 1 gain करना 1. होगा. 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, तो उसका वैलेंसी 1। नियॉन का वैलेंसी 0. 0, नोबल गैस है, ठीक है। सोडियम को बताओ। अब सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? Neon. नियॉन। नियॉन की तरह बनने के लिए क्या करना होगा? Loss करना होगा 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन लूज। मैग्नीशियम को बताओ। सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर एल्यूमिनियम सर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिलिकन, सिलिकन क्या करेगा? है ना?
So 1 by tends to 0, it means इसको H भी लिख सकते हो। H भी बोलो। 0 पे अप्रोच कर सिलिकॉन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? सर गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। हाँ, ये दोनों कर सकता है, इसलिए इसको मेटलॉइड बोलते हैं। ये मेटल की तरफ भी बिहेव कर सकता है, नॉन मेटल की तरफ भी। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका दोनों पॉसिबिलिटी है इस केस में। सर तो कार्बन के केस में भी मेटलॉइड बोल सकते हैं। -5/2 नहीं, कार्बन जनरली नॉन मेटल होता है, ठीक है। कार्बन जनरली नॉन मेटल बनाता है, वो मेटलॉइड के कैटेगरी में हम लोग नहीं रखते हैं। उसका जो भी कंपाउंड्स है ना, वो सारा कंपाउंड्स नॉन मेटालिक कंपाउंड्स हैं। मेटालिक कंपाउंड्स उसका नहीं पाया गया है, लेकिन सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों कंपाउंड्स पाए गए हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। लेकिन कार्बन के मोस्टली जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। Yes or no? फॉस्फोरस बताओ, फॉस्फोरस का नियरेस्ट नोबल गैस? 3 गेन करेगा। आर्गन 3 गेन, हाँ आर्गन 3 गेन करेगा। सल्फर सर 2 गेन करेगा। 2 गेन करेगा। क्लोरीन 1 गेन करेगा। 1 गेन करेगा। और आर्गन 0 0। पोटाशियम 1 लॉस करेगा। 1 लॉस करेगा। और कैल्शियम 2 लॉस करेगा। 2 लॉस करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जो है वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होता है? आउटर मोस्ट सेल से। जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस भी हो रहा होगा तो आउटर मोस्ट सेल से ही लॉस हो रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन भी हो रहा होगा तो वो आउटर मोस्ट सेल में ही आ रहा होगा। बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा तो वो हमेशा कहाँ से होता है? उसके एटम के आउटर मोस्ट सेल से होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, वैसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल जनरली, ठीक है। और वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल्स, ठीक है। तो मेटालिक एलिमेंट या मेटल्स का जनरल टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लूज करने का, ठीक है। बात समझ रहे हो? मेटल्स का जनरल टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का। जनरली जनरल टेंडेंसी यहाँ पे लिख लेना, मेटल्स का जनरल टेंडेंसी इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और मेटल का अगर जनरल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का लूज करने का है तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से क्या बनता है? कैटायन या एनायन? कैटायन। कैटायन। तो जनरली मेटल जो है ना वो कैटायंस बनाएगा, मेटालिक एलिमेंट जो है वो कैटायंस बनाता है, फॉर्म्स कैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज। समझ रहे हो बात? यस सर। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। और नॉन मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या है ये बताओ? सर जनरली टेंडेंसी इज टू गेन इलेक्ट्रॉन। जनरल टेंडेंसी नॉन मेटल्स का क्या है? ये इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है, ठीक है। जनरल टेंडेंसी इज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बनेगा तो ये क्या बनाएगा? कैटायन या एनायन? एनायन। फॉर्म्स एनायंस। और एनायंस मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज भी बोल सकते हैं। कैटायन हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, एनायन हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। ये ध्यान रखना। और मेटल का जनरल टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, नॉन मेटल का जनरल टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तब यहाँ पे तुम लोग खुद आइडिया लगा सकते हो। जैसे पोटाशियम है, तो पोटाशियम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा है या इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है? बताओ। लूज करके। तो ये पोटाशियम क्या होगा? मेटल या नॉन मेटल? मेटल। मेटल। कैल्शियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है या गेन करके? लूज करके। लूज करके। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जरूरत पड़ रहा है इसको?
2. क्या 2। आ गया तो कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, +2 का। -6 समझ रहे हो? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर जो चार्ज बनेगा वो कितने का चार्ज बनेगा, +2. +2। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा है या लूज करके? हाँ बिल्कुल गेन करके. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोल दिया करो, लिखना है। नॉन मेटल. नॉन मेटल। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, -1. -1। तो अब ये चीज समझ आ गया तुम लोगों को, कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? ये बताओ वैलेंसी कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? रुचिका समझ सर में आ आ गया रहा है? समझ. तो वो फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये बात अगर समझ आ गया तो इसके बाद हम लोग क्या होगा ये देखते हैं समझ में आता है। कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते तो हैं। एक क्लास लेता हूँ, इसी में तुम्हें है ना अलग से पढ़ा दूंगा, चीजें समझ में आने लगेगा। ठीक है, वेट करो, सिर्फ देखो अभी क्या क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हिमांगी हेलो, Yes, sir. समझ में आ चल रहा है? दिक्कत है अब देखो क्या? हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जैसे कंपाउंड देखते हो ना, आयनिक कंपाउंड्स हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक आयनिक कंपाउंड्स में एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो मेटल और नॉन मेटल के फॉर्मेशन से थोड़ा थोड़ा या कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है ना, उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में एक केटायन होता है, जैसे NaCl है। ठीक है, NaCl में क्या है, एक केटायन है हमारा और एक एनायन है। तो यहाँ पे ये देखो एक्चुअली क्या है, NaCl कैसे फॉर्म होता है, ये Na+ जो है यहाँ पे केटायन है और Cl- क्या है, ये एनायन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन बनेगा। Na+ ये पॉजिटिवली चार्ज है, एक Cl- ये नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो एक बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक कंपाउंड। समझ रहे हो बात? आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको कौन सा कंपाउंड्स बोलते हैं हम लोग, आयोनिक देखो नहीं कंपाउंड. समझ में आ रहा है, आयनिक तो कंपाउंड्स। बोल दिया करना वहीं पे, चीजों को एक्सप्लेन करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई ये नहीं होने जा रहा है। जितना पढ़ो एटलीस्ट उतना क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस बन जाना चाहिए, भले वो बात समझ रहे हो? आगे की चीजें इजी हो जाता है। Yes, Yes. sir. तो आयनिक कंपाउंड में एक क्या होगा, मेटालिक एलिमेंट, और दूसरा क्या होना चाहिए, और चीजें एक बार बेसिक नॉन नॉन मेटल. क्लियर होगा तो धीरे-धीरे नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो मेटालिक एलिमेंट से क्या बनेगा, क्यों हो रहा है केटायन। ऐसे? तो एक बार जहाँ मेटालिक एलिमेंट क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा। और नॉन मेटालिक एलिमेंट क्या बनाएगा, एनायन. एनायन बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, केटायन और एनायन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। केटायन पॉजिटिव चार्ज है और एनायन नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा ना, एक फोर्स डेवलप होगा या एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इसी बॉन्ड, आयोनिक पाई बॉन्ड. इक्वल टू 180 आयनिक डिग्री, बॉन्ड। ये रेडियन ठीक में है, है ना? तो और ये क्या आयनिक है? बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बन रहा होगा उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। 60 डिग्री, तो इसके लिए जैसे राइट? कुछ कुछ चेंज करने के लिए आयंस का तुमको सिंबल और उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पता होना चाहिए। तो जैसे हम लिखते हैं देखो ध्यान रखना ये वाला। सिंबल्स, ये ऐसे लिख लो, मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों का लिखेंगे हम। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, नेम्स एंड है ना? रेडियन लिखा हुआ है। सिंबल्स ऑफ सो देखो सम ध्यान से आयंस। अगर देखें तो ठीक है, पाई तो सबसे पहले हम लोग केटायंस का बात कर रहे हैं। 180 रेडियन, है ना? ठीक है, अगर 45 केटायंस का। क्या हो जाएगा? तो वैलेंसी 1 वाला देखो, 180 यहाँ पे वैलेंसी लिख रहे हैं, That means इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नेम, सो अगर पाई बाई 4 दिया हुआ है, यहाँ पाई पे बाई लिखेंगे 4 सिंबल। रेडियन, ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो वैलेंसी 1 वाला अभी हम लोग देख रहे हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का वैलेंसी क्या होगा? सोडियम का वैलेंसी अभी हम लोग ऊपर फाइंड आउट किए थे ना, कितना था? रेडियन डिग्री में convert बोलो। करना। सर 1। 1 था। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा या गेन करेगा? अगर रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? लूज। रेडियन सर लूज। तो इसका सिंबल क्या बनेगा? Na+। ठीक है। इसी तरह पोटाशियम है, पोटाशियम क्या कर रहा होगा? ये सब सर लूज करेगा। तो इसके ऊपर एक K+ आएगा। कैल्शियम, सॉरी, पहले हम लोग +1 वाला देख रहे हैं ना, तो +1 वाले में ये सारा है। जैसे सिल्वर भी होता है, सिल्वर भी ऐसा ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो Ag+ बनाता है। जैसे कॉपर है, तो कॉपर का देखोगे 2 वैलेंसी होता है, कॉपर 1 और कॉपर 2। तो कॉपर 1 में ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Cu+। क्योंकि बहुत सारे मेटल जो होते हैं ना, वो वेरिएबल वैलेंसी भी शो करता है, मतलब एक से ज्यादा भी वैलेंसी हो सकता है। तो उसमें कॉपर हो गया, कॉपर का +1 भी होता है और +2 भी होता है। तो ये हम लोग अभी +1 वाला देख रहे थे। 2 वाला अगर हम लोग देखें तो 2 में कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? जैसे मैग्नीशियम है, सर बेरिलियम। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन, Mg2। हेलो, यस आवाज आ सर। रहा है? एक सेकंड रुको। कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? अब समझ में आया? यस सर। अब हाँ, तो ये बताना कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2 ना। यस सर। तो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या बनेगा? Ca2+। इसी तरह जिंक होता है, जिंक जो है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Zn2+ बनाता है ये। ठीक है। आयरन, आयरन में 2, आयरन का भी वेरिएबल वैलेंसी होता है, ठीक है, 2 और 3। तो आयरन का अगर 2 है तो इसको हम लोग Fe2+ डिनोट करते हैं। इसी तरह कॉपर तुम लोग को बताए थे, कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, +1 और +2। तो कॉपर 2 वाला अगर हम लोग यहाँ देखें तो Cu2+ इसको डिनोट कर सकते हैं। कॉपर 1 वाला क्या था? Cu+1 था, दिख रहा है ना ऊपर? रेडियन एंड डिग्री क्या है? यस आगे सर। बताओ। और कॉपर 2 अगर लिखा हुआ है तो Cu2+ होगा। ठीक है। इसी तरह 3 वाला भी होता है, वैलेंसी 3 वाला, वैलेंसी 3 वाले में एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम Al3+ है। हाँ, इसमें आयरन भी आएगा, आयरन का वेरिएबल वैलेंसी होता है, +2 और +3 दोनों होता है। ठीक है, तो +3 अगर है आयरन का तो इसको हम लोग लिखेंगे Fe3+। ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, Cu+ जो कॉपर का Cu+ अगर है तो इसको हम लोग Cuprous Cuprous। और Cu2+ अगर होगा तो क्या बोलेंगे बताओ? क्यूप्रिक, इसका नेम होता है। जैसे Fe2+ है तो Fe2+ का नेम क्या होता है? हम लोग इसको फेरस बोलते हैं। और Fe3+ अगर है तो इसका नेम क्या होता है? फेरिक। समझ रहे हो बात? हाँ, दोनों में डिफरेंस होता है। यस सर। तो ये वेरिएबल वैलेंसीज का अलग अलग नेम होता है। तो ये सारे एलिमेंट जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी बोलने का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल वैलेंसी बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा वैलेंसी है उसके पास। ठीक है, तो कॉपर में जैसे +1 और +2 दोनों है, आयरन में जैसे +2 और +3 दोनों है। ठीक है, तो ये सभी बोलते हैं हम लोग वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट्स हैं। सेकंड और मिनट में वहां पे तो 1/100 से डिवाइड करते हैं तो वो मिनट में चेंज होता है। फिर
मिनट को अगर ठीक है। करना सेकंड में वहां पे 1/100 से कोई दिक्कत इसमें? डिवाइड करें। यस और नो? क्लियर हो गया इसमें? No, sir. एक यूनिट है जैसे अब इसके अलावा इसके बाद भी कुछ बताना पड़ेगा क्या? चलो नहीं ना? नोट डाउन कर लियो या इसको आप क्लियर हो गया ना? यहाँ तक? क्लियर हो जाना चाहिए। वो कन्वर्जन आएगा Yes, sir. तो पता चलो वो नीचे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो यहाँ तक देख लो। अगर इसमें किसी को भी डाउट है किसी भी पार्ट में तो बताओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग वैलेंसी इंटरचेंज करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसको कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी सिखाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी जस्ट यहाँ पे तुम लोग इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो सारा चीज सिखाएंगे, ठीक है। तो देख लो अभी जितना बताए हैं आज, अगर कोई डाउट है तो उसमें बताओ। बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे थे, वैलेंसी कैसे निकाले थे, ये सब में कोई डाउट है No, sir. किसी No, को sir. भी? सारा चीज क्लियर हो गया ना? Yes, sir. लिख लियो सब चीज एक बार अच्छे से। Yes, Yes, sir. sir. चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वैलेंसी इंटरचेंज करके, और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो चीज सीखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना हम लोग को 1/cos x का क्या चाहिए था ग्राफ, Yes, sir. है ना? तो यहाँ चलो, पे जस्ट ऑब्जर्व आज इतना ही रखते हैं, एंड करें। यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव वैल्यू है तो 1/लो तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी पे चलो चला जाएगा। ठीक है। यस और नो? जस्ट क्या कर देना उल्टा कर देना। देखो यहाँ पे भी जस्ट पॉजिटिव वैल्यू देगा